Recording is on. क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? रिएक्ट। हमेशा की जैसे आज फिर से हम आएंगे, वही कहानी शुरू करेंगे और रिएक्ट पे डायरेक्टली पहुंचेंगे नहीं, आज भी नहीं पहुंचेंगे और शायद हम कभी भी नहीं पहुंचे थे किसी भी टॉपिक्स में। कभी भी डायरेक्ट उस टॉपिक पे नहीं पहुंचते तो हम आज भी रिएक्ट पे नहीं पहुंचेंगे डायरेक्ट। शुरुआत करते हैं कि रिएक्ट में आखिर क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्यों आया रिएक्ट, नहीं आया, कब आया, और उससे भी बड़ी चीज, क्या रिएक्ट इम्पोर्टेंट है, करना जरूरी है रिएक्ट, या बिना इसके किए भी काम चल सकता है। तो जब तक नीड नहीं होती हम कोई भी चीज डेवलप करते नहीं। नीड नहीं होती है तो डेवलप नहीं करते। तो रिएक्ट की नीड पड़ी थी या रिएक्ट ऐसे ही डेवलप हो गया था, क्या था वो कहानी, वो समझेंगे। उससे पहले आखिर है ये रिएक्ट क्या, उसको जानने के लिए हम जेएस की तरफ आते हैं और जेएस को समझते हैं क्या था जेएस। बिकॉज जेएस में ही वो राज छिपा हुआ कि रिएक्ट की तरफ मुझे लेके चले। हालांकि हम जेएस का डिफिनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी कि जेएस क्या होता है, नहीं होता, जेएस क्या था, सारा चीज दे चुके थे। बट फिर भी हम एक बार जेएस को देखेंगे, तो प्रॉब्लम है। देख के तो बता सकते हो कोई ना, पहले भी बताए थे ये डिफिनेशंस, थोड़ा सा बता ना जेएस क्या होता है। बिकॉज जेएस पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, जेएस खत्म हो चुका है, तो बस इसीलिए हम पूछ ले रहे हैं। जो पढ़ा है उतना तो पूछ ही सकते हैं। क्या था जेएस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। हाँ, एक अलग टाइप का था, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। जीएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। किस चीज के लिए यूज करते थे? वेबसाइट को डायनेमिकली मैनिपुलेट करने के लिए। डायनेमिकली मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते थे वहां पर? तो जेएस के अंदर में हम लोग डोम पढ़े थे। जेएस के अंदर में डोम एक टॉपिक्स था और उस डोम टॉपिक्स के थ्रू क्या कर रहे थे कि अपने वेबसाइट्स के कंटेंट को डायनेमिकली मैनेज कर रहे थे। वो मे भी किसी बटन्स के क्लिक इवेंट्स पे हो, इनपुट इवेंट पे हो, अलग अलग इवेंट्स पे हो, या टाइम्स के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो हम डायनामिकली चेंजेस कर रहे थे क्या रन टाइम में, जब मेरा वेबसाइट रनिंग मोड में था, जब लाइव हो चुका था, उस टाइम पे जो भी चेंजेस कर रहे थे। और वो सब चेंजेस किसके थ्रू कर रहे थे? जेएस के थ्रू ही कर रहे थे। बाकी HTML और CSS के थ्रू सिर्फ एक बार डिजाइनिंग किए थे, बट रन टाइम में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे। जैसे CSS से जो करना था एक बार कर दिए, बट जैसे ही हम लोग आए जेएस पे, तो जेएस में हम लोग रन टाइम में जाके चेंज कर देते थे, क्लिक करने पे चेंज हो जाता था, या टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते थे, हाँ या नहीं? यही होता था। और फर्स्ट लाइन का डिफिनेशन पर और मुझे बताओ, क्या ऐसा ही कुछ कर रहे थे जेएस में? ये जितने भी हम लोग काम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जेएस के थ्रू ही तो कर रहे थे। इसमें से बहुत कुछ हम लोग किए, बहुत कुछ बाकी भी है, बहुत कुछ लगभग कर ही लिए थे। जेएस में यही सब तो कर रहे थे। जेएस वेब टेक्नोलॉजी या वेब डेवलपमेंट में हम लोग थ्री चीजों को यूज करते हैं। थ्री थिंग्स वी आर यूज: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उनमें से एक जावास्क्रिप्ट भी था, वेब टेक्नोलॉजी में यूज करते थे, हाँ या नहीं? यही सब था ना, जेएस में यही सब कर रहे थे ना। हाँ, जावा अगर हम यूज करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट में हम लोग जेएस को यूज कर रहे थे। और जेएस को किस फील्ड में यूज कर रहे थे? तो डायनामिकली अगर मैनिपुलेट करना चाह रहे थे जो भी, तो वो यूज कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में ही हम ये बताए थे कि फर्स्ट टाइम जब जेएस को यूज कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट में यूज कर रहे थे, फर्स्ट टाइम की बात किए थे। फिर क्या हुआ कि ये जो V8 इंजन था, ये V8 इंजन हमारे ब्राउजर्स में ऐड हुआ था। और फिर हम क्या किए, उसी इंजन्स को बाहर निकाले थे और नोड्स के रूप में हम लोग बाहर निकाल कर नोड का यूज किए थे, और नोड के थ्रू हम लोग फिर बैकएंड डेवलपमेंट्स की तरफ आगे बढ़ गए। जो ब्राउजर्स के अंदर में जो इंजन था, जो जेएस के कोड को रीड करता था, एग्जीक्यूट करता था, उस इंजन को बाहर निकाले थे नोड के रूप में। नोड क्या था? तो जैसे यहाँ पे कंपाइलर्स बोल सकते हो, कंपाइलर्स का काम करता था, जिसका ये काम था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करना विदाउट ब्राउजर्स। ब्राउजर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। क्या जेएस के कोड को ब्राउजर्स पे रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे? नहीं करते थे, डायरेक्ट जेएस के कोड को रन करते थे ब्राउजर्स पे। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए होंगे तो याद करो, उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। सबके लिए करते थे, जेएस के लिए नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट ब्राउजर्स पे रन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर्स में ऑलरेडी एडेड था। जब भी कोड्स हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ब्राउजर्स में ऑलरेडी एडेड था। बिकॉज जब भी हम लोग सर्वर से कोई भी कोड रिटर्न करते तो जेएस के कोड को एग्जीक्यूट तो करता ही था ब्राउजर्स, तो इंक्लूडेड था। बट हम सोचे इससे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं,
तो इसके इंजन्स को बाहर निकाल के नोड में कन्वर्ट कर दिया गया। जो नोड जेएस हमको मिलता था वो वही था, वही एप्लीकेशंस हमारे एडेड रहते हैं ब्राउजर्स में। और जैसे ही उसको बाहर निकाल दिया जेएस के कोड के लिए, तो हम क्या करने लगे, नोड जेएस को बाहर भी यूज करने लगे और बैकएंड डेवलपमेंट या अलग अलग फील्ड में यूज करने लगे जेएस के थ्रू, हम वो सारे काम करने लगे। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे जब जावा स्क्रिप्ट शुरू किए थे। नहीं हो याद तो एक बार जेएस वाले फर्स्ट पीपीटी को ओपन करना या फर्स्ट वाले लेक्चर्स को ओपन करना, यही सारी चीजें लिखी हुई। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो और खत्म करो। सत्यम पढ़ना। IoT, IoT एंड गेमिंग्स अलग अलग फील्ड्स में यूज करने लगे जब से नोड जेएस आया, और बैकएंड्स में भी यूज करने लगे, बिकॉज इसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करने लगे और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ब्राउजर्स की नीड नहीं पड़ी। और जैसे हम ब्राउजर्स पे कोड एग्जीक्यूट किए थे तो उसके बाद नोड को इंस्टॉल किए थे और बताए थे देखो बिना ब्राउजर्स का भी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सारी कहानी जेएस का था। रिमेंबर होगा कुछ, पहले ही हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके थे। लास्ट वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं तो मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो समझ आ चुका होगा। ठीक है, हम लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक कोड हम रन करना चाहते हैं। VS कोड पे आ जाए ना। अच्छा, रिएक्ट को सीखने के लिए VS कोड मैंडेटरी है क्या? फ्रंट एंड बना डिजाइन करने के लिए, फ्रंट एंड में वेबसाइट डिजाइन करने के लिए क्या VS कोड मैंडेटरी है? मैंडेटरी है? बिना VS कोड का बना सकते हैं? क्यों, पहला प्रोग्राम हम रन किए थे तो VS कोड था मेरे पास? नहीं था, हम तो नोटपैड पे ही लिखे थे। VS कोड तो बस हेल्प कर रहा था हमारा, और क्या, आईडी है जो हेल्प कर रहा था, थोड़ा सा सजेशन दे रहा था, थोड़ा कलरफुल कर दे रहा था तो अच्छा लग रहा था। नोटपैड पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, थोड़ा सजेशन दे देता। और क्या करता है VS कोड, और कुछ करता है तो बताओ? नोटपैड पे भी तो यही कोड था, हाँ या नहीं? जैसे अभी जिसका जिसका बैकएंड्स कवर किए हैं उसको देखो, इक्लिप्स आईडी पे हम HTML का कोड लिखते हैं तो वहां पे तो VS कोड नहीं यूज कर रहे थे। आदत बन गया अभी VS कोड का, तो अलग बात है। तो ठीक है, ऐसे रिएक्ट सीखने के लिए VS कोड मैंडेटरी है कि नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैनेजमेंट आसान हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, चीजें आसानी से हैंडल हो जाता है। प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है तो आराम से कर लेते हैं, तो VS कोड यूज करते हैं। कोई और एडिटर्स यूज करेंगे तो कोई और यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना कोई तो कोई नहीं, नोटपैड पे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट कर सकते हैं। बट अभी हम रिएक्ट पे नहीं आ रहे हैं, जेएस पे ही आ रहे हैं। हम जेएस का ही अभी क्लास ले रहे हैं, कर तो जेएस का ही ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनाते हैं। नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तुम लोग भी इंस्टॉल्ड कर ही रखे हो, जिसने भी नहीं कर रखा वो कर लोगे। और हमें नहीं लगता कि किसी का नोड इंस्टॉल्ड नहीं होगा, बिकॉज हम लोग जब फर्स्ट क्लास में थे जेएस में उसी टाइम इंस्टॉल कर लेके कर रखे हो नोड इंस्टॉल्ड। नोड इंस्टॉल्ड है, काफी है रिएक्ट के लिए, और कुछ जरूरी नहीं है, नोड से ही काम हो जाएगा, बिकॉज नोड सारा चीज मैनेज करने वाला है। बताए थे जेएस का जो कोड है स्टार्टिंग लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता था, हाँ या नहीं? और अगर रिएक्ट सीखना चाहते हो तो दो चीजें जेएस का पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और वो दो चीजें हम बार बार जेएस में भी बोले थे, और वो था हमारा फंक्शन और ऑब्जेक्ट। और हमें उम्मीद है ये दोनों क्लियर हो। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, बट जब हम कवर किए होंगे तो पता चला होगा कि नहीं, फंक्शंस तो कमाल ही है, कमाल है। हम्म। और जिस चीज के बारे में तुम आते आते डिस्कस किए हो, और वहीं से शुरुआत होगी आज रिएक्ट की कहानी।
जिस चीज के बारे में बोलो कि सर वही समझ नहीं आता, और शुरुआत हमारी वहीं से होगी। हाँ, बस वहीं से शुरुआत होगी। प्रोमिसेस तो अभी नहीं आएगा, कॉल बैक्स की नीड पड़ेगी मुझे। अभी वही तो कर रहे हैं जीएस में। तो फंक्शन से शुरू करें। क्या काम था, फंक्शंस क्यों बनाते थे, कोई डिफाइन कर सकते हो फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? डिफाइन किए थे कवर। ब्लॉक ऑफ कोड होंगे जिसको हम लोग जितने बार चाहे उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकते, एक पर्टिकुलर नाम दे देते थे। कैसे डिफाइन करते हैं जेएस में फंक्शंस? एक कीवर्ड था हमारे पास फंक्शंस, बट पहले यूज करते थे, अभी तो हम लोग एरो फंक्शंस को यूज कर लेते हैं, या नहीं तो एनोनिमस फंक्शंस को यूज कर लेते थे। खैर कोई नहीं, हम लोग पुराने जमाने में चलते हैं और फंक्शंस कीवर्ड के साथ एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। और जैसे ही फंक्शंस लिखे, कंपाइलर्स तुरंत, वैसे तो VS कोड का कमाल है कि एरर्स देना शुरू कर दिया अभी से, अदरवाइज नहीं ही देता, कि जल्दी से कुछ नाम दे दीजिए, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखिएगा तो कैसे हम उसको पहचानेंगे। हाँ या नहीं? कुछ खास नाम नहीं, एक FN फंक्शन दे दिए, ब्रैकेट दे देते हैं जो भी आर्गुमेंट्स देना होगा तो, और करली ब्रैकेट से इसका स्कोप बता दी। कोई प्रॉब्लम? जेएस के अंदर में एक प्रॉब्लम्स था, या फायदा भी समझ सकते हो। जो जावा की तरफ से आया होगा उसको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, जो यहाँ से जावा की तरफ जाओगे तो जावा में वही चीज प्रॉब्लम दिखेगा। हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप कभी भी डिफाइन नहीं करते, ऐसा कुछ होता नहीं था। हाँ, इंटरनली होता था, बट मैनुअली या एक्सप्लिसिटली मुझे यहाँ पे बताना नहीं पड़ता था। चाहे इंटीजर हो, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो, कि क्या स्ट्रिंग हो, कोई भी बताना नहीं पड़ता था। मजा आता था इसी चीज के लेके। हाँ या नहीं? कभी बताना ही नहीं पड़ता था कि कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जब भी हम कोई आर्गुमेंट्स डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, मान लो कि एक ए आर्गुमेंट्स डिफाइन किए, तो इसका कोई डेटा टाइप मेंशन किए नहीं थे, तो जब भी इसको हम कॉल करते थे तो कोई मैंडेटरी था नहीं हमारे लिए कि इंटीजर से ही कॉल कर सकते हैं, कि स्ट्रिंग से नहीं कॉल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। यही तो फायदा था इसका। हाँ या नहीं? तो सपोज करो मुझे एक प्रिंट करना ए में आखिर क्या आया, ए में क्या आया, तो इस फंक्शंस को कॉल करते थे। अगर 10 पास कर देती है 10 एक्सेप्ट करता था, अगर हम अपना नाम पास कर दे तो मेरा नाम लेके जाता। हाँ या नहीं? जो डेटा यहां से पास कर देते तो वही लेके चले जाता था, और यही फायदा था। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अभी तक तो मजा आ रहा था, बिकॉज स्मॉल स्मॉल कोड पे हम लोग काम कर रहे थे, बट अब प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? अब जरा सोचो कि ये फंक्शंस हम लोग बना रहे हैं, कॉल हम नहीं कर रहे हैं, कॉल कोई और कर रहा है, सब हम डिफाइन कर रहे हैं। तो वो कैसे कॉल कर रहा है या किस आर्गुमेंट्स के साथ कॉल करेगा मुझे नहीं पता। यहां तक कि तुम्हें याद होगा यहाँ पे हम फंक्शन भी पास कर सकते हैं दूसरा। मान लो जैसे एक और फंक्शंस बना रखे हैं यहाँ पे, FN1 बना दिए, ठीक है, एक फंक्शन है, लॉग में एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, एक वेलकम मैसेज दे रखे हैं। यहाँ पे हम फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं, और हर चीज अप्लीकेबल्स होता था जेएस में, यही तो कमाल था। देखो, इसको अच्छे में भी ले सकते हो और खराब में भी ले सकते हो। अच्छा में ये कि हमारे लिए कुछ सोचना नहीं है कि क्या भेज दोगे नहीं भेज दोगे, कुछ भी भेज दोगे वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। बट प्रॉब्लम तो यही पे है कि अगर कुछ भी भेज दोगे तो भेजा क्या है ओरिजिनली, ये ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। हाँ या नहीं? लेकिन धीरे धीरे आदत लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये क्या फंक्शंस हो गया, तो उस फंक्शंस को क्या यहाँ से कॉल कर सकते हैं? वैसे तो यहाँ पे ए से कॉल करेंगे, बिकॉज ए में चला गया होगा। तो अगर यहाँ से कॉल करें तो क्या ये मैसेज प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा। और इसी को तो कॉल बैक फंक्शंस बोलते थे, कि अगर कोई फंक्शंस एज ए आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो ये तो कॉल बैक होता था। तो ये फंक्शंस का रेफरेंस पहुंच गया ए के पास, और ए से कॉल कर दिया तो वही फंक्शंस यहाँ पर भी कॉल होगा। डन? समझ आ रहा है? हाँ या नहीं? आ रहा है ना? तो एक काम करते हैं, और वो क्या काम करते हैं, हम लोग वैसे जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे अभी लास्ट क्लासेस में, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा था जेएस में, वहां पे क्या कर रहे थे, जो भी कंटेंट मुझे ऐड करना होता था HTML में, हमेशा हम जेएस से करते थे। जैसे कोई कार्ड डिजाइन करना था, जैसे किए थे क्या? बिल्कुल किए थे। कार्ड्स पेज पे गए थे तो वहां पे भी जो कंटेंट शो किए थे सब तो हम जेएस से ही कर रखे थे, जेएस से कर रहे थे। अच्छा, जेएस से कर क्यों रहे थे वो तो? कुछ फायदा था जेएस से करने का? क्या फायदा था? अरे लास्ट क्लास में जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें क्या फायदा था जेएस यूज करके? फायदा ये था ना कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग शो कर रहे थे,
एक एपीआई से फैच किए थे प्रोडक्ट्स को, और वो प्रोडक्ट्स को अगर हम ऐड करना चाहते थे, तो अगर ऐड करना चाहते थे, जैसे वहां पे 30 प्रोडक्ट्स को फैच किए थे, तो 30 प्रोडक्ट्स को एक एक करके कोड लिखेंगे तो बहुत लिखना पड़ रहा था। और वहां पे हम लूप चलाए थे, फॉर ईच लूप चलाए थे, और एक एक करके ऐड कर दिया था। वो एक बार लिखे थे, मल्टीपल टाइम ऐड हो गया था। तो जो कंटेंट था, जैसे वहां पे जो एक ब्लॉक बना लिए थे, प्रोडक्ट सेक्शंस, डी सेक्शंस बनाए थे, और उसमें एक एक करके ऐड कर दिए थे। तो उसमें फायदा क्या हुआ था कि एक ब्लॉक बनाया और यहाँ से सारा कंटेंट ऐड कर दिया, तो मेरा तो एचटीएमएल पेज पूरा का पूरा खाली था, बट रन टाइम में सारे डेटा ऐड हो चुके थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हम काम करेंगे। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, और वो फंक्शंस को जो काम रहेगा वो काम करेगा। तो कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और उसको बोलते हैं तुम क्या करना ना, मेरा एक एचटीएमएल पेज है, उस एचटीएमएल पेज को मैनेज करो। और एचटीएमएल पेज को क्या मैनेज करो कि उसके अंदर में एक डिव बना लेते हैं। डिव तो पता ही क्या होता है, टैग है, एक डिव टैग बना लेते हैं, उसको कोई आईडी दे देते हैं। और क्या करना, जो भी कंटेंट तुम्हें ऐड करना होगा, हम एचटीएमएल पे कोई कंटेंट लिखेंगे ही नहीं आज से। एचटीएमएल पेज पे कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं। क्या होगा उससे, तो कुछ नहीं होगा, एचटीएमएल पेज पूरा खाली रहेगा, और जो भी मैनेज करना होगा मुझे वो जेएस के थ्रू मैनेज करेंगे, क्योंकि जेएस से मैनेज करना आसान लग रहा था हम लोग को। जैसे पिछले कुछ प्रोजेक्ट में देखो तो जेएस से आसान लग रहा था कि एचटीएमएल से, जेएस से आसान लग रहा था। 30 प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, 30 प्रोडक्ट्स को शो करना था, तो एक बार लिखे थे, लूप चलाए, खत्म कहानी। हाँ या नहीं। ठीक है, ऐसे जरा एक बार सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम सोचो। और हाँ, जो हमारा कंटेंट चेंज हो रहा था, तो उसमें जैसे इमेजेस सिर्फ चेंज हो रहा था, जो डिजाइनिंग था सबका सेम था। जितने भी कार्ड्स बनाए थे सबका डिजाइनिंग सेम था, सिर्फ उसका आइटम चेंज हो रहा था। वो डिस्क्रिप्शन हो गया, या इमेज हो गया, या प्राइसेस हो गए, यही चेंज हो रहा था। और वो चेंज तो हम जेएस के थ्रू आसानी से कर ले रहे थे ना। छोटा सा प्रोजेक्ट था, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था। एक बार हम वो प्रोजेक्ट रन करते हैं और फिर देखना क्या था फाइनल। हालांकि बहुत अच्छा डिजाइनिंग तो नहीं होगा मेरा, और तुम लोग का कंप्लीट हुआ कि नहीं वो पता नहीं मुझे। ये जो कंटेंट था, ये जो डिजाइनिंग हम लोग किए थे, वो डिजाइनिंग सबका सेम था, हाँ या नहीं। सबका डिजाइनिंग सेम था, बस कंटेंट ही तो बदल रहा था। ठीक है, ऐसे जरा इंस्टाग्राम पे आ जाओ, या फेसबुक पे आ जाओ, या यूट्यूब पे आ जाओ, किसी भी एप्लीकेशन पे आ जाओ। तो इंस्टाग्राम पे जब आते हो तो वहां पर भी सेम ही होता है क्या, जैसे तुम भी कोई पोस्ट किया, किसी थर्ड पर्सन ने भी कोई पोस्ट किया है, तो पोस्ट दिखता है हमारा वहां पे। हाँ, तुम्हारे पोस्ट में भी यहाँ पे लाइक बटन रहता है, दिल सा, उसके भी पोस्ट में वही रहता है। चीजें सेम रहती है क्या, इसका मतलब डिजाइनिंग सेम है। डिजाइनिंग हमारा सेम होने वाला है, बस बदलता क्या था, कंटेंट। वो यूजर टू यूजर्स वेरी करते रहते। अगर पूरा का पूरा काम ये तुम करना चाहोगे एचटीएमएल के थ्रू, तो हर एक यूजर्स के लिए मुझे एचटीएमएल लिखना पड़ेगा और डिजाइनिंग सेम लिखना पड़ेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। तो क्यों ना वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर ले जो कर रखे थे। कर तो सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हम लोग किए थे तो छोटा सा एप्लीकेशन था, तो मैनुअली कर लिए थे सारा चीज ना। बट फेसबुक हो कि यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, इस पर छोटा सा तो काम होगा नहीं। कितना प्रोडक्ट्स होंगे, या कितना इमेजेस होंगे, कितना डिटेल्स होगा, कितना डेटा होगा, बहुत ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा। ऐसे किसी भी वेबसाइट्स पे जाओ, अक्सर चीजें कॉमन ही दिखेगा। जैसे फ्लिपकार्ट पे ही जाओ, कंटेंट बदलता है, लेकिन जो डिजाइनिंग रहता है वो सेम ही दिखता है। चाहे तुम लॉगिन करो, चाहे हम लॉगिन करें, सिर्फ यही होगा। और जब डिजाइनिंग सेम रहता है, और ये काम से हम लोग कर सकते हैं, और इसको मैनेज करने के लिए जेएस से बेस्ट कोई है तो बताओ। ये तुम लोग खुद एक्सेप्ट करो, जेएस से बेटर हो कोई नहीं है। जेएस से ही हम लोग सबसे बेटर कर रहे थे, बट छोटा था तो हम लोग कर लिए। तो सोच रहे हैं क्या कि क्यों ना हम इसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए, अब कॉमन काम है तो पहले से कुछ चीजें लिख के रख देते हैं। पहले से कुछ चीजें लिख के रख देते हैं। जैसे बार बार, जैसे फंक्शंस का ही काम था, तो एक फंक्शन डिफाइन कर दिए, और जब भी मुझे नीड होता है उसको कॉल कर लेते हैं। जब भी नीड होता है कॉल कर लेते हैं। ऐसे ही अभी हम लोग के पास क्या था, एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मिला था। तो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट जो मिल रहा था, क्या हम वो डिफाइन कर रहे थे, वो क्लास नहीं डिफाइन तो नहीं कर रहे थे। विंडो का ही ऑब्जेक्ट मिला था, क्या हम डिफाइन किए थे, नहीं, वो तो अपने आप मिला हुआ था। बट कोड तो लिखा होगा ना कहीं पे, लिखा तो होगा। और कैसे मिला था मुझे, तो ब्राउजर्स में तो जो ऐड था जेएस का इंजन, वो उसके थ्रू मिल जाता था। यहाँ पे कैसे मिलता था, तो जैसे यहाँ पे कुछ कोड्स में, जैसे कंसोल डॉट लॉग ही है, कंसोल डॉट लॉग जो हमारा काम करता है, ये भी तो कहीं लिखा होगा।
कहीं पे लिखा हुआ। तो ठीक ऐसे ही क्या करते हैं, जो कॉमन काम होते हैं, जो कोड्स होते हैं, जो अक्सर यूज होता है ना, उसको एक फोल्डर्स में बना के हम लोग रख लेते हैं और बोलते हैं जब भी जरूरत होगा उसको यूज कर लो। सही रहेगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही रहेगा। तो कुछ कॉमन कोड को जो अक्सर जरूरत पड़ता है उसको एक जगह लिख देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, और इसको हम लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इसको लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं, बट मैक्सिमम हम लाइब्रेरी के नाम से ही जानते हैं। कि जो कॉमन कोड है, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए हम रखे हैं, फोल्डर्स के अंदर में रख दिए। जैसे जावा में पढ़ोगे तो पैकेज क्या करते थे, जो जरूरत होता था उसको एक पर्टिकुलर पैकेज में रख देते थे और उसको यूज कर लिया करते थे। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेएस के अंदर में जो जो कोड्स होगा उसको एक फोल्डर्स के अंदर में रख दे तो उसको यूज कर सकते हैं, और करने के लिए तो जानते हैं हम लोग कर सकते हैं, है नहीं? तो लाइब्रेरी क्या होगा, एक कोड्स होंगे जो कहीं पे लिखा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या हम लोग बना सकते हैं लाइब्रेरी? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बट जब तुम लाइब्रेरी बना रहे हो तो उसको टेस्टिंग अच्छे से करोगे ना, बिकॉज उसको बाकी यूजर्स भी यूज करने वाले हैं। तो लाइब्रेरीज में जो कोड होंगे वो टेस्टेड होंगे, उसके फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बिकॉज जो जो पॉसिबिलिटी होता है टेस्टिंग करके हम लोग भेजते हैं। तो ऐसे जेएस में भी बहुत सारे लाइब्रेरीज मिलेंगे, पाइथन में भी मिलेगा। अगर कोई पाइथन पढ़े हो या उसमें जानते होगे तो नमपाई का नाम सुने होगे। नमपाई क्या एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी का क्या बनेगा कि पाइथन में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मॉड्यूल्स लिखा हुआ है जो उसमें इंक्लूडेड है, चाहिए तुम्हें तो उसको ऐड करो यूज कर लो। पेंडास का नाम सुने होगे, ये सब क्या लाइब्रेरीज है। तो ठीक ऐसे ही जेएस में भी आज मुझे एक लाइब्रेरी मिलने वाला है, और उस लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे कि वो लाइब्रेरीज क्या है। लाइब्रेरी समझ आ रहा है क्या होने वाला है? बिल्कुल। तो उस डेफिनेशंस को जल्दी से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि एक बार लाइब्रेरी क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट में है तो हम जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज क्या होगा उसको पढ़ लेते हैं। और फर्स्ट लाइन पढ़ो और कंप्लीट करो। क्या बता रहे हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, प्री रिटन जावास्क्रिप्ट कोड होंगे लाइब्रेरी में रखते। क्या बता है जो पहले से लिख रखे हैं कोड है। अगर हम पुराने लाइब्रेरी या पहले से प्री डिफाइन लाइब्रेरी यूज करें तो उसमें पहले से लिखा होगा, या हम लोग बनाएंगे तो हम लोग लिख देंगे कोड्स। लाइब्रेरीज में क्या होगा, प्री रिटन कोड होंगे। उस कोड को हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, तो अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि अगर पहले से लिखा हुआ कोड है उसको इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट में तो डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, लिखना तो नहीं पड़ेगा ना। और नहीं लिखेंगे तो टाइम बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। तो जो डेवलपमेंट का स्पीड है फास्ट होगा, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। और फास्ट ही तो चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री को चाहिए जितनी जल्दी तुम काम खत्म कर लो, डेवलपमेंट स्पीड फास्ट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जो लाइब्रेरी होते हैं उसमें एरर्स बहुत कम आते। क्यों एरर्स बहुत कम आएंगे? बिकॉज ऑलरेडी वो टेस्टेड रहते। क्लियर, समझ आ रहा है? तो एक ऐसे ही लाइब्रेरी से तुम्हारा मुलाकात होगा, और उस लाइब्रेरी का नाम है जे क्वेरी। शायद नाम सुने होगे, नाम सुने होगे। अभी यूज नहीं करते हैं, नहीं करने का कुछ रीजन है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, मे भी तुम्हें यूज करना पड़ सके। तो अगर यूज करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में बस इतना ही रखना जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी का तो पहले से जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखा होगा। जैसे इसका यूज करते थे हम लोग डोम मैनिपुलेशन के लिए, हम लोग डोम मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट में मैनुअली कर रहे थे सारी चीजें, बट बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। वहीं पर अगर जे क्वेरी यूज करते हैं ना, इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। जे क्वेरी के थ्रू करते तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। बट जे क्वेरी इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि जे क्वेरी अभी बहुत ज्यादा मार्केट्स में यूज नहीं होता है। नहीं होता है तो क्यों सीख रहे हैं, छोड़ देते हैं। बट जे क्वेरी भी यूज कर सकते हैं, नीड पड़ेगा तो पढ़ लोगे। और मुझे नहीं लगता है कि तुमको 2 से 3 दिन भी लगेगा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज उसमें प्री रिटन कोड्स है, तो कोड करेगा क्या वो समझना है। कोड समझना थोड़े, पूरा रटना थोड़े, वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको यूज करने आना चाहिए। और कोई फंक्शन मान लो हम बना दिए, जैसे अभी एक एफ एन फंक्शन बनाए थे, हम बोले इस फंक्शन को तुम्हें यूज करने के लिए सीखना है, तो उसमें भारी क्या है, फंक्शन को कॉल करोगे तो वो करेगा क्या, वही तो जानना होता है। यूज करना तो आसान होता है ना। तो प्री रिटन कोड्स मिलेंगे तुम्हें जो यूज करने के लिए सीखना है। तो जब डोम मैनिपुलेशंस करते थे तो डोम मैनिपुलेशंस के लिए यूज करते थे जेक्वेरी को। ठीक है, बहुत आसान हो गया था जेएस के थ्रू।
हम जेएस में हम दो मैनिपुलेशंस करते थे जेक्वेरी के थ्रू, वो लाइब्रेरीज था। ठीक है, ऐसे ही एक और लाइब्रेरीज तुम्हें मिलने वाला है, और वो लाइब्रेरी है आज जो पढ़ेंगे हम लोग, वो रिएक्ट। तो रिएक्ट भी क्या एक लाइब्रेरी है। कभी अगर तुमसे पूछे कि रिएक्ट फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, तो क्या बताओगे? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। जैसे जेक्वेरी एक लाइब्रेरी था जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट के जैसे ये जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी था, ठीक ऐसे रिएक्ट भी एक लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी है तो क्या मीनिंग होने वाला है, क्या मतलब निकलने वाला, समझ आ रहा है कुछ चीज? कि उसमें भी पहले से प्रीडिटेंट कोड होने वाले हैं जिसको हमको यूज करने के लिए सीखना है। ठीक है, वो कोड कैसा होगा नहीं होगा देखेंगे, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका होगा माइंड में कि जो रिएक्ट है वो क्या है, आ रहा है। प्रीडिटेंट कोड होंगे जिस कोड को हम लोग यूज करेंगे, और अगर वो कोड यूज करना चाहते हैं तो मुझे वो ऐड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जेएस में सब पहले से डाल देगा। जरूरत होगा तो उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। पाइथन पढ़े हो तो अगर कोई पाइथन पढ़ते तो उसमें नमपाई यूज करना तो इंपोर्ट करना पड़ता था। अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पर भी इंपोर्ट कीवर्ड है, यहाँ पर भी सेम ही रहने वाला, बट करेंगे वो जब देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल नोट्स में पढ़ते हैं, और नोट में क्या है कंप्लीट करो इसको। यहाँ पे एक मिनट, फ्रेमवर्क्स और शायद लाइब्रेरीज में डिफरेंसेस बता रखा है। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझाते हैं, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाता है कि रिएक्ट लाइब्रेरी है कि फ्रेमवर्क है। जैसे फ्रेमवर्क का नाम सुने हुए एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है। जैसे जावा वाले स्प्रिंग स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग का नाम सुनोगे, ये क्या है? फ्रेमवर्क है। यहाँ पे एंगुलर जेएस का नाम बताए, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में क्या होता है और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंसेस होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है, और क्या डिफरेंसेस है समझना। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लाइब्रेरी में भी प्री रिटन कोड होते हैं और फ्रेमवर्क में भी प्री रिटन कोड होते हैं, दोनों में पहले से लिखा हुआ कोड। डिफरेंस क्या है कि लाइब्रेरी को जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो मैनेज करेगा, इंपोर्ट करेगा। प्री रिटन कोड लिखा हुआ है, इंपोर्ट करेगा, उसमें से जो फंक्शनलिटी चाहिए, जो फंक्शन चाहिए, जो मॉड्यूल चाहिए, उसको इंपोर्ट करो, यूज करो, तुम अपने अकॉर्डिंग यूज करो, तुम कंट्रोल्स करोगे पारे, तुम कॉल करोगे उसको, तुम यूज करोगे, तुम्हें नहीं होगी, तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, फुल कंट्रोल्स लाइब्रेरी का तुम्हारे पास रहेगा, एज ए डेवलपर्स के पास रहेगा। फ्रेमवर्क में उल्टा हो जाता है। फ्रेमवर्क में क्या होगा कि कोड तो तुम लिखोगे लेकिन चलाएगा वो, जो कंट्रोल्स होगा मैनेजमेंट्स का, वो उसके तरफ हो जाएगा। जैसे जावा में हम आएंगे और स्प्रिंग बूट पे आएंगे, तो स्प्रिंग बूट में पहला ही क्लास में यही डिस्कशन होगा कि जो कंट्रोल मेरे पास था, ये कंट्रोल अब हम फ्रेमवर्क को देने वाले हैं कि वो सारी चीज मैनेज करेगा। हम बस कोड लिखेंगे, और वो जो कोड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, बिकॉज कंट्रोल्स मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो जो मैनेजमेंट्स का कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल्स किसके पास चले जाता है? फ्रेमवर्क के पास। और लाइब्रेरीज में क्या होता है कि जो कंट्रोल्स पूरा होता है वो मेरे पास रहता है। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना। दोनों में कोड्स तो वही रहेगा, मैनेजमेंट तो वही करने वाला है, बट कंट्रोल्स जो है वो कंट्रोल्स यूजर्स के पास रहता है और उसमें फ्रेमवर्क के पास रहता है। ठीक है, इसी को एक नाम दे देते हैं हम लोग, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल्स। जो कंट्रोल्स पहले प्रोग्रामर्स के पास था, वो फ्रेमवर्क के पास चले जाता है, जिसको आईओसी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलो इस नोट को पढ़ो और खत्म करो। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज में क्या डिफरेंस है पढ़ोगे तुम? शुरू करो। Many times people get confused between a library and a framework. A library is a collection of code snippets that are used wherever required, while a framework is foundation upon which an application is built. A library is a code by the framework calls or code. वेट, यहाँ पे जो लाइन लिखे हैं इस लाइन पे देखना, अ लाइब्रेरी इज कॉल्ड बाय आवर कोड्स। लाइब्रेरी को कौन कॉल करेगा? जो मेरे कोड्स को हम कॉल कर रहे हैं, मेरे कोड्स मतलब क्या, मैं कॉल कर रहा हूँ। जहां पे फ्रेमवर्क्स को कौन कॉल करेगा? फ्रेमवर्क्स कॉल करेगा मेरे कोड्स को। थोड़ा सा डिफरेंस देखना है यहाँ पे कि लाइब्रेरी को हम कॉल करने वाले हैं और फ्रेमवर्क्स मेरे कोड को कॉल करने वाला है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे या पढ़े होगे तो वहां पे ये चीज नोटिस करना कि हम अपने अकॉर्डिंग्स नहीं चल रहे, हम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलेंगे। फ्रेमवर्क जहां बोलेगा फोल्डर्स बनाओ, ये कोड लिखो, तो वही लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग्स मैनेज होगा वहां पे। उससे क्या फायदा? उसमें भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्ट होता है, बट कंट्रोल्स मेरे अंडर में नहीं होता, फ्रेमवर्क के अंदर में होता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना। A collection of pre-written code function class यूटिलिटीज utilities that you can use to perform common tasks. You are in control. You decide when and where to call the library. ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होगा उसका डेफिनेशन यहाँ पे बताया कि प्री रिटन कोड होंगे। अब प्री रिटन कोड्स में क्या होगा? फंक्शन पढ़े हैं,
क्लासेस पर है या कोई यूटिलिटी पर्पज से हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब प्री रिटर्न कोड में यही सब बनाएंगे ना, और क्या ही रहेगा, ऑब्जेक्ट्स बना देंगे और उसको हम क्या करेंगे अपने कॉमन टास्क के लिए यूज करेंगे और फुल्ली कंट्रोल्स मेरे पास रहेगा। इसलिए हम हाईलाइट किए कि ये कंट्रोल्स मेरे पास रहेगा, हम कंट्रोल्स करेंगे कब मुझे कॉल करने है, कब यूज करना है, पूरा डिसीजन मेरा होगा लाइब्रेरी में। वहीं पे अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो कंट्रोल्स मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस लाइन को पढ़ो और खत्म करो। A foundation or structure for building application. It dictates the architecture and flow of your application. The framework is in control. It calls your code at certain points. This is called inversion of control. ठीक है, फ्रेमवर्क के केस में क्या होगा, जो कंट्रोल्स होगा फ्रेमवर्क के पास रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे एडवांस जावा में क्या हो रहा था, कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रहे थे। डन, समझ आ रहा है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंसेज है। और अब हम किसके तरफ जाने वाले हैं, लाइब्रेरी की तरफ। तो फुल्ली कंट्रोल्स मेरे हाथ में रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा मेरे हाथ में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंसेज है और शायद तुम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। रिएक्ट जेएस को समझते हैं क्या होता है रिएक्ट जेएस, और उससे पहले हम बस ये थोड़ा सा एक कोड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। तो बस मुझे कॉपी पेस्ट करने दो, बिकॉज समझाना है इस कोड को। कुछ नहीं, बस एक index.html पेज बनाते हैं और वो कोड मुझे डालने दो यहाँ पे। कोड्स बताएंगे क्या है नहीं है, फिलहाल इसको एग्जीक्यूट करते हैं या पहले समझा दें। समझ सकते हो तुम लोग, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग को तो आता है सारी चीजें। शुरू करते हैं। मुझे यहां तक मैं बताना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं है, गलती से भी मत बोल देना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, स्क्रिप्ट टैग लिखें, इससे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और स्क्रिप्ट टैग को देख के तुम्हें इतना समझ आ चुका कि अब जेएस का कोड यहां से शुरू होने वाला और यहां तक में खत्म होने वाला है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या लिखे हैं। पूरा कोड्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इसलिए नहीं पढ़ेंगे, जेएस को कोड को पढ़ना कैसे, प्री रिटन कोड को उस तरीके से समझना। जेएस का कोड हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होता था, है नहीं। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। जब उसको कोई कॉल करेगा तो कॉल होगा। अब इसको कॉल थोड़े कर रहा है, डिफाइन कर रखा है तो छोड़ो ना, जब कॉल होगा तो देखेंगे। ये फंक्शन है तभी इसको स्किप कर दे, हाँ स्किप तो करना ही पड़ेगा ना, अपने आप तो कॉल होगा नहीं। जहां कॉल किया होगा तो वहां से पढ़ने आएंगे कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अगला एक और फंक्शन है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि ये भी कॉल हो नहीं रहा है। फिर से एक फंक्शन है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फंक्शंस को जब तक कोई कॉल नहीं करेगा कॉल होगा नहीं। तो पहला लाइन जो हमारा एग्जीक्यूट होगा ये होगा, बिकॉज नॉर्मल लाइन है और नॉर्मल लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और ये क्या किया है इसको आराम से तुम समझ सकते हो। इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक एलिमेंट्स को टारगेट किया और वो है रूट एलिमेंट्स, और गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रखा है। तो इसका मतलब हमारे पेज पे जो आईडी है में रूट होगा उसको टारगेट्स कर रखा है, और हम समझ सकते हैं इस डिव को उसने टारगेट कर लिया। क्लियर है ये, बिकॉज डोम में हम लोग ये सब चीजें समझ चुके थे, टारगेट्स कर लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ नहीं, बस उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया होगा तो वो डिव इसके अंदर में आ चुका होगा, और तो कुछ होता ही नहीं था। टारगेट्स करता था ही ना, उस एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास। इसके बाद इसने क्या किया, एक रेंडर फंक्शंस को कॉल किया। कैसे पता है रेंडर फंक्शंस है, ऊपर ही तो डिक्लेयर कर रखा था। इस रेंडर फंक्शंस को कॉल किया, और अगर रेंडर फंक्शंस को कॉल करता है तो इसको क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए, तो 3 आर्गुमेंट चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि किस टाइप का चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, बट अक्सर हम आर्गुमेंट्स में वही नाम लिखा करते थे जो वो काम होता था, जैसा उसका काम होता था, जो चीज एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो कुछ नाम दे दिए। अभी थोड़ा सा ये सब जो नाम है तुम्हारे लिए मुश्किल वर्ड होगा, बिकॉज पहली बार सुन रहे होगे, बट भरोसा रखो धीरे धीरे यही सब सीख जाओगे, बिकॉज रिएक्ट में यही सब चीजें हम यूज करने वाले हैं। कुछ भी नाम दे देते हैं। अभी हम समझने के लिए ऐसा समझ लेते कोई नहीं, आर्गुमेंट्स है तो कुछ भी याद रख लेते, एबीसी होता था। तो ये जो रेंडर फंक्शंस है इसको 3 आर्गुमेंट्स चाहिए। ये तो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है वो मैंडेटरी नहीं। हम पास क्या कर रहे हैं उस पर देख लेते हैं ना, क्या क्या चीज इसको चाहिए, कंपोनेंट, प्रॉप्स और कंटेनर्स, 3 चीजें चाहिए। हम देखते हैं जरा इसको क्या क्या पास किए हैं। तो कॉल कहाँ, यहां से कर रहे थे। तो ये जो रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा तो वो रिटर्न जो कर रहा है वो उसमें चले जाएगा। फिलहाल क्या रिटर्न कर रहा है बात की बात है। अभी जब रेंडर को हम कॉल किए तो हेलो पास कर रहे हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। कैसे पता तुमको ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जेएस में बताए थे करली ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हम ऑब्जेक्ट को करते हैं,
और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर्स में डेटा देते हैं। तो दे रखे हैं क्या, इसका मतलब सेकेंड आर्गुमेंट्स में जो इसको मिलने वाला है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, प्रिंट करके हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है ये? फर्स्ट आर्गुमेंट्स में क्या मिला, हेलो मिल रहा है। अभी हेलो कौन है, तो हेलो कौन है, एक फंक्शन था हमारा ऊपर, हेलो एक फंक्शन था, इसका मतलब इसका रेफरेंस यहां से पहुंच गया उसके पास। अभी भी तो कॉल किए थे, यहाँ पे कॉल किए थे ना एक कोड में, तो यहाँ पे जब हम कॉल कर रहे थे तो इसका रेफरेंस पहुंच गया था ना इसमें, तो इसका मतलब उसके अंदर से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो क्लियर हो गया कि इसने क्या किया, हेलो को पास कर दिया। दोनों समझ आ गया। फर्स्ट में क्या पास कर रहा है, हेलो एक फंक्शन था उसका रेफरेंस, और सेकंड में एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। थर्ड में ऐप को पास कर रहा है, ये ऐप का है। तो अभी जो हम लोग रूट को टारगेट किए थे डीप को, तो वो डीप को पास कर दिया। इसका मतलब वो कंटेनर वहां तक पहुंच गया होगा। अब इसके साथ करेगा क्या, उस फंक्शन पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा था। चलते हैं यहाँ पे। रेंडर एक फंक्शन का नाम था जो 3 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे। फर्स्ट में क्या एक्सेप्ट किया, वो हेलो। सेकंड में एक ऑब्जेक्ट आ चुका है इसके पास, और थर्ड में क्या एक्सेप्ट किया, कंटेनर्स, वो डीप था हमारे पास, वो डीप आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसने क्या किया, कंपोनेंट्स को कॉल कर दिया प्रॉप्स के साथ। कंपोनेंट्स को कॉल किया प्रॉप्स के साथ का क्या मीनिंग है, कंपोनेंट अभी किसको होल्ड कर रखा है, हेलो को। हेलो का रेफरेंस इसके पास आया था, तो हेलो को जब ये कॉल किया प्रॉप्स के साथ, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं इस हेलो फंक्शंस को इसने कॉल किया, और ये जो प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट आया था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया होगा। फॉलो समझ आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया होगा। इसका मतलब अभी ये काम करेगा जो भी करना होगा। चलो देखते हैं ये क्या करता है। इसने क्या किया, एक डिव क्रिएट किया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स बता रखे हैं कि क्रिएट करता था कोई भी एलिमेंट्स। उसमें क्या किया, डिव डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट में क्या करते थे हम लोग, को भी टेक्स्ट ऐड करते थे इंटरनल कंटेंट को ऐड करने के लिए, और ये सब तो बहुत कर रखे हैं। और अगर हम लोग करली ब्रैकेट्स के थ्रू लिखते थे तो इससे क्या करते थे, डेटा गेट कर लेते थे। किए थे हम लोग, ये सब तो काम कर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टेक्स्ट कंटेंट में क्या डेटा जाएगा, जरा सोचो और बताओ मुझे। तो प्रॉस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आया था, वो ऑब्जेक्ट कहां से आया था, जरा देखो यहाँ से, यही ऑब्जेक्ट तो गया था। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुंच गया था, पहुंचा था ना, और ये प्रॉप्स के थ्रू फिर पहुंचा यहाँ हेलो के पास। तो उसमें से जब नेम गेट करेगा, इसका मतलब इसका नेम गेट कर लेगा। अलीस आने वाला है, कोई नहीं हम अपना नाम दे देते हैं, उसका क्यों रखें, मेरा नाम चले जाएगा। तो इसका मतलब हेलो और सुधीर आ जाएगा यहाँ पे, यस और नो। तो एक डिप बना, नया डिप बना, उस डिप में ये कंटेंट ऐड हुआ, और इसने कुछ नहीं किया, वो एक नया डिप क्रिएट करके और इस डिप को रिटर्न कर दिया। यही किया है ना। तो इसका मतलब जहां से ये कॉल हुआ था वहां पे एक डिप पहुंचा होगा जिसमें ये कंटेंट ऐड हो गया होगा, यस और नो। समझ आ गया यहाँ तक। तो चलते हैं जहां से कॉल हुआ था, कॉल यहीं से हुआ था क्या। तो इसका मतलब ये जो डोम है, इस डोम में वो डिप आया होगा जिसमें हेलो सुधीर लिखा होगा। मानते हो इस बात को, क्लियर है, बहुत अच्छा। फिर क्या कर रहा है, ये जो कंटेनर है ये किसको होल्ड किया हुआ था, सर ये कंटेनर होल्ड किया था जो रूट एलिमेंट था आपको उसको। उसमें इसने क्या किया, अपेंड चाइल्ड का यूज किया। और तुम्हें हम अपेंड चाइल्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ा रखे थे जब डोम पढ़ रहे थे, तो कोई चाइल्ड ऐड करना होता था तो कर देता था, ये उसी को तो होल्ड कर रखा है ये कंटेनर। उसमें क्या किया, ऐड कर दिया और फिर उसको रिटर्न कर लिया। अभी तक में इतना हम समझे कि क्या किया इसने, कुछ नहीं, ये जितना भी फंक्शंस कॉल हुआ इसने किया क्या कि हमारे HTML पे एक जो डिव था जिसका रूट था हमारा आईडी, रूट आईडी था, उसमें किसने इसने क्या किया, एक और डिव ऐड कर दिया और उस डिव में हेलो सुधीर लिखा हुआ और कुछ नहीं। यस और नो, अभी तक में इतना ही किया है क्या, हाँ बिल्कुल इतना ही किया है। और फाइनली इसने रिटर्न कर दिया डोम को, और डोम में क्या था, वही डिव था जिसमें हेलो सुधीर लिखा हुआ, और तो कुछ नहीं था, हाँ या नहीं। तो बाकी सबको थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट कर रहे हैं और एक बार आउटपुट देखो तो क्या वैसा ही कुछ है। आ चुका है। और एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंस्पेक्ट में आके यहीं पे आ जाओ। देखो तो ये डिव क्रिएट करके उसमें डाल दे, इतना ही तो किया था वो, और कुछ किया था, यही किया हुआ था ना, कोई दिक्कत, समझ आ गया। डर तो नहीं लग रहा जेएस के कोड से, इतना से नहीं लगना चाहिए, काम समझ आ रहा है, वहां तक तो समझ आ गया। तो ये जो रिटर्न कर रहा था रेंडर, रिटर्न क्या किया था, उस डोम को रिटर्न किया था, कौन सा, वही इंटरनल डिव वाले को, उसको रिटर्न किया। तो ये जो माउंटेन नोड है, माउंटेन नोड में वही डिव आ गया होगा, हाँ नहीं, क्या होल्ड करके रख रखा है, समझ आ रहा है ना।
चलो बहुत अच्छा। इसके बाद अगले वाले लाइन्स पे चलते हैं, बिकॉज ऊपर तो अब जाना नहीं था, नीचे ही बढ़ेंगे जेएस में। नीचे बोला सेट टाइम आउट फंक्शंस को कॉल करो। इसको एक फंक्शन चाहिए था तो हम एरो फंक्शंस यहाँ पे यूज किया, और ये सब भी काम हम बहुत किए, ढेर सारा काम कर रखे हैं जेएस में, क्या ही प्रॉब्लम है। और सेट टाइम आउट फंक्शंस के बारे में क्या याद है कि सर सेट टाइम आउट फंक्शंस ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होंगे कब, जब उसका टाइम एक्सपायर होगा। और ये कितने देर बाद एक्सपायर होने वाला? 2 सेकेंड्स के टाइम, है नहीं? तो 2 सेकंड बाद एक्सपायर होगा, और 2 सेकंड के बाद इसने क्या किया, कॉल किया है। किसको कॉल किया है? तो री रेंडर को कॉल किया। वो जो रिटर्न करेगा, ठीक है, इसमें रिटर्न करेगा, मतलब इसी में चेंज होगा। रिटर्न करेगा क्या, बात की बात है। फिलहाल री रेंडर फंक्शंस को देखते हो क्या क्या एक्सेप्ट किया, तो उसने एक्सेप्ट किया हेलो फंक्शंस, मतलब ये वही वाली है। फिर से एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है नेम के साथ, और इस बार डेटा कोई और डाल दे, ठीक है, कोई और डेटा। तीसरा क्या किया, ऐप एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐप क्या मतलब वही डीप रूट वाली। और चौथा भी इसने कुछ एक्सेप्ट किया, और चौथा एक्सेप्ट किया कि जो हमारे पास अभी रिटर्न किया था, वो जैसे डीप हेलो सुधीर रिटर्न किया था, तो वही यहाँ पे पहुंचा होगा। ये चारों चीजों लेके पहुंचा। ये पहुंचा कहाँ पे, तो री रेंडर फंक्शन ये रहा, यहाँ पे आया होगा। ये चार एक्सेप्ट कर रहा है क्या, कंपोनेंट, प्रॉप्स, कंटेनर, ओल्ड डोम। ओल्ड डोम का क्या मीनिंग है, जो पहले वाला था, पुराने वाले को ही तो लेके आ रहा था। हाँ, लेके आ गया। इसने क्या किया, पूछ रहा है इफ ओल्ड डोम। अच्छा, इस तरीके से चेक करने का क्या मतलब है कि अगर ओल्ड डोम में कोई कंटेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स में नहीं होगा। यस और नो? बिल्कुल। तो अभी इसमें है या नहीं है ये बताओ, अभी तो है, तो ट्रू, और ट्रू है तो ये कॉल होगा क्या, बिल्कुल कॉल होगा। तो कंटेनर डॉट रिमूव चाइल्ड ओल्ड डोम। तो कंटेनर डॉट रिमूव चाइल्ड का क्या मतलब, ये कंटेनर किसको होल्ड कर रखा है, तो कंटेनर इसी ऐप को तो होल्ड कर रखा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको रिमूव कर देगा, जो अभी वहां पे ऐड किए थे हेलो सुधीर को। रिमूव, रिमूव से तो यही होता था ना, बिल्कुल। और रिमूव करने के बाद अब इस लाइन पे आएगा, और ये क्या क्या फिर से रेंडर को कॉल कर लिया। रेंडर पे पहुंचा कंपोनेंट, प्रॉप्स और कंटेनर्स के साथ, ठीक है। मतलब ये हुआ जब हम री रेंडर को कॉल किए तो इसने क्या किया, जो ओल्ड डोम था उसको रिमूव कर दिया, और फिर से कॉल किया एक नए नाम के साथ। तो नया नाम वाला ऐड हो जाएगा क्या, फिर से वही काम रिपीट होगा, तो नया नाम ऐड होगा। और इस बार सत्यम ऐड किए थे तो सत्यम ऐड हो जाएगा, रिमूव हो चुका होगा। हाँ या नहीं, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। तो एक बार देख ले उसको करके, फिर इसके बाद एक ही बार में देख लेंगे। फिर से क्या किया, सेट टाइम आउट को कॉल कर रहा है, और ये 4 सेकंड बाद कॉल कर रहा है। सेम काम कर रहा है, ध्यान से देखो। तो जो काम ये कर रहा था वही काम ये भी कर रहा है, इस बार बस नाम बदल दिया। नाम बदल दिया क्या, नाम बदल दिया। तो ये भी वही करेगा कि सत्यम वाले को रिमूव करेगा और इसको ऐड कर देगा। पूरा कंट्रोल्स हम लोग जेएस के थ्रू कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं। और आओ यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर, ये रहा 2 सेकंड बाद सत्यम हो गया, और फिर 2 सेकंड बाद सत्य हो जाएगा। क्यों, हम वहां पे वही तो कर रहे थे। और ये पूरा कंटेंट मैनेज हम लोग जेएस के थ्रू कर रहे थे। बोल सर इसमें कुछ खास क्या है, पूरा रिएक्ट तुमको हम समझा चुके हैं, इसमें इतना समझ लो। पूरा रिएक्ट में जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो इसी कोड में लिखा हुआ था। इतना जो एक थोड़ा सा वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं इधर उधर, कंपोनेंट, री रेंडर, रेंडर्स, ये सब हम लोग यूज करने वाले हैं अभी रिएक्ट के अंदर में। तो बार बार यूज होगा, वहां पे ये सब वर्ड बोलेंगे तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि होने क्या वाला है, क्या होने वाला है। चलो समझते हैं एक बार इंस्पेक्ट के थ्रू। और इंस्पेक्ट में तुम्हें फोकस करना है इस रूट। क्यों, क्योंकि पहले से तो यही रूट था। जब पहली बार एग्जीक्यूट हुआ था हेलो सुधीर यहाँ पे आता था, हाँ या नहीं, बिल्कुल आता था। और देखते हैं क्या क्या होता था। हेलो सुधीर है, 2 सेकंड बाद देखो चेंज किया क्या इस दीप को, बिल्कुल 2 सेकंड बाद फिर से चेंज किया क्या, कर रहा है। ऑटोमेटिक ट्रिगर्स हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। और एक में हम यही सारे काम करने वाले, कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, बट समझ आ रहा है क्या होने वाला है। अब फायदा क्या होगा, फायदा जरा सोचो। फायदा ये हुआ कि ये दोनों फंक्शंस हम एक बार डिफाइन कर दिए, ये तीनों फंक्शंस मान लो एक बार डिफाइन कर दिए। अब मान लो कि 2-2 सेकंड पे, 4-4 सेकंड पे मुझे कंटेंट चेंज करना होगा, तो सेट टाइम आउट को यूज करके हम कर लेंगे। अभी क्या, जैसे 2 बार की अभी 4 बार भी कर ले, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, ये जो चारों फंक्शंस था, छोटा सा भी सोचते हैं, ये चारों फंक्शंस को एक लाइब्रेरी के अंदर में डाल देते हैं, और बोलते हैं किसी को भी 2-2 सेकंड पे कंटेंट बदलना होगा तो इस फंक्शंस को कॉल करना है। हो सकता है, यस और नो, बिल्कुल हो सकता है। और यही काम तो हम लोग करने वाले हैं जेएस रिएक्ट के अंदर में। बहुत सारे इस तरीके का फंक्शंस, फीचर्स हमको मिलेगा, क्लासेस मिलेगा, जिसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और यूज करने लगेंगे।
हम वो कोर्स थोड़ा सा ट्राई करेंगे दिखाने का, काम यही होगा, तो वहां पे यूज करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इन सब वर्ड का समझते हैं क्या मीनिंग है नहीं। जैसे जावा में हर चीज हम लोग क्लास के फॉर्म में करते हैं, जो भी बनाते थे क्लास बना लेते थे। ऐसे रिएक्ट के अंदर में आएंगे ना, तो हर चीज को हम कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे। क्या मतलब होता है कंपोनेंट्स का? कुछ खास मतलब नहीं होता। जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स का पूरा पार्ट हो गया, उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देंगे, उसको कंपोनेंट्स बोलेंगे। उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देंगे, कंपोनेंट होगा। एक काम कोई करेगा तो उसको एक कंपोनेंट में डिफाइन कर देंगे, उसका एक पर्टिकुलर काम डिफाइन कर देंगे। जैसे सपोज करो एक बटन बनाना है तो बटन्स के लिए कंपोनेंट बना देंगे, बटन कंपोनेंट। अगर मान लो कि कोई कंटेंट ऐड करना है इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स के लिए कंटेंट बना देंगे। हर एक कंटेंट्स के लिए तोड़ देंगे और उसको कंपोनेंट्स बोलेंगे। और ध्यान से देखो तो कंपोनेंट वही तो कर रहा था, किसको कंपोनेंट नाम दिए थे? ये फंक्शंस, और ये फंक्शंस वही काम तो कर रहा था, कंपोनेंट ही तो बना रहा था, एक डिप बना रहा था हमेशा, है नहीं? बिल्कुल। और क्या यूज किए? प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी को हैंडल किया था क्या? जैसे हेलो सुधीर, सुधीर यहां से पास कर देते हैं, प्रॉपर्टी ही तो था कि क्या प्रॉपर्टी डालना है उस कंटेनर्स के अंदर में, जो हमारा कंपोनेंट था उस कंपोनेंट में क्या प्रॉपर्टी डालना है, यही तो बताते थे। तो प्रॉपर्टी को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में प्रॉप्स बोल दिया करेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक। कंटेनर्स, कंटेनर्स का वैसे हम बहुत पहले भी यूज किए हैं, जो कंटेंट्स करने वाला है। ठीक है, ये ओल्ड डोम तो समझने वाली बात नहीं है। और क्या यहाँ पे रेंडर समझने वाला है। रेंडर्स का क्या मीनिंग हुआ? रेंडर्स का क्या मीनिंग हुआ? जब पहली बार हम फंक्शंस को कॉल कर रहे थे तो रेंडर हो रहा था, फर्स्ट टाइम जब डेटा ऐड हो रहा था। तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपोनेंट डोम के साथ ऐड हो रहा था, उसी को तो रेंडर बोल रहे थे। ठीक है, ये माउंट्स क्या होता है, अनमाउंट्स क्या होता है, इसको बाद में समझेंगे, अभी रहने देना। रेंडर्स मतलब क्या? जब फर्स्ट टाइम ऐड होगा तो, और जब उसमें कोई चेंजेस करके दूसरी बार ऐड करेंगे तो उसको री रेंडर बोलते थे। रिमूव करो ओल्ड डोम को और न्यू डोम को ऐड करो, इसको री रेंडर बोलेंगे। नाम से समझ आ रहा है? कुछ वर्ड्स यहाँ पे क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? हो रहा है क्लियर? हो रहा है तो एक बार अब रिएक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिएक्ट क्या था, क्या यूज हुआ है नहीं। चलो इसको पढ़ो और खत्म करो। और मुझे भरोसा है कि तुमको रिएक्ट ऑलरेडी समझ आ चुका होगा जब इसको पढ़ोगे तो। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्ट को डेवलप कब किया गया था, क्यों किया गया था, क्या मतलब था। रिएक्ट डेवलप हुआ था तुमको 2013 में, फेसबुक ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद फ्री कर दिया, बाकी सब भी यूज करने लगा, बट पहली बार फेसबुक के लिए ही डेवलप किया गया था। और फेसबुक के लिए जब डेवलप किया गया तो हुआ ये था कि अभी हम लोग फेसबुक यूज नहीं करते हैं। अभी फेसबुक का नाम लेते हैं तो तुम लोग को लगता है कि पता नहीं क्या है सर, इंस्टाग्राम नाम लीजिए अच्छा लगेगा। फेसबुक यूज नहीं करते हैं। बट 2013 या 15 के आसपास की बात करें, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक ही फेमस था। उस टाइम की बात करो तो फेसबुक बहुत ज्यादा चलता था। अभी भी चलता है, बट आजकल के युवा को पसंद नहीं पड़ रहा है, इंस्टाग्राम पे सब स्विच हो गया। लेकिन उस टाइम फेसबुक था टॉप पे। और धीरे धीरे क्या हुआ था, उस टाइम की बात करें, 13 की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा यूजर्स बढ़ते जा रहे थे। फेसबुक उस टाइम फेमस था, और जो चीज फेमस, जैसे आजकल एआई पे ट्रेंड हो गया, वो फोटो देख ही रहो कितना बढ़ा पड़ा है, सब सब उस पे जा रहा है। तो जब यूजर्स बढ़ते जा रहा है, यूजर्स बढ़ते जा रहा है, तो कंटेंट तो बढ़ेगा ना। तो फेसबुक के पास भी बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया, मैनेज ही नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। और जब मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो न्यू रिक्वायरमेंट्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो न्यू रिक्वायरमेंट्स में कुछ सोच ही रहा था, तो इसके लिए ही एक लाइब्रेरी डिफाइन कर रहा था कि यूआई को कैसे हैंडल किया जाए, यूजर इंटरफेस को कैसे हैंडल किया जाए। और उसी के लिए वो बनाया था रिएक्ट। उस टाइम पे टाइम लगा, बट बनाया उसने रिएक्ट, पहली बार फेसबुक के लिए ही बनाया गया। बट धीरे धीरे समझ आया कि क्यों ना इसको पब्लिक कर दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। तो पब्लिकली अवेलेबल हो गया, तो बाकी सब भी इसको यूज करने लगा। बट स्टार्टिंग हमारा वहीं से हुआ था कि इसको फेसबुक के लिए ही डेवलप किया गया था। कब किया गया था? यहाँ पे शायद उसका नाम हम मेंशन कर रखे होंगे कि किसने किया था। फायदा इसका क्या होगा, तो अभी हम लेके एक स्नैपशॉट से हम देख लिए कि फायदा क्या होगा। 3 फंक्शंस हम डिफाइन किए, और जब जब मुझे कंटेंट चेंज होगा बस कॉल करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है क्या? हाँ या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। जैसे अभी हम लोग कंटेंट चेंज कर रहे थे, वो सेट टाइम आउट के थ्रू बटन्स पे भी क्लिक करवा के कर सकते थे। और जो मेरा मेन कोड है, मेन कोड एज इट इज रहेगा, सिर्फ कॉल कॉल करके काम कर लेते थे। रीयूज कर रहे हैं कंपोनेंट का क्या? हाँ, रीयूज ही तो कर रहे थे, सेम कंपोनेंट था, रीयूज कर पा रहे हैं। और इसी के लिए तो रिएक्ट आया था। इसको पढ़ो और खत्म करो। पढ़ो कोई भी।
abstract DOM manipulation from developers and make the user interface a function of application state. With React, developer can create usable UI components. These components can be used any number of times anywhere in the application. This reduces the time for debugging and rewriting. Internally, they perform smart and clever operations and manipulates DOM with minimum number of operations. Only the required components are rendered and rest of the other components remain the same. Hence, using React can provide a faster interface and optimize your application. शायद लास्ट वाले पैराग्राफ नहीं समझ आएगा, और लास्ट वाले पैराग्राफ को समझाने के लिए हम एक बार इस प्रोग्राम को फिर से दिखाते हैं। ये पर्टिकुलरली इसी के लिए बनाए थे। ध्यान से देखो, तो बाकी हमारा कंटेंट भी चेंज हो रहा है क्या? बाकी कंटेंट चेंज हुआ क्या? नहीं, बाकी कंटेंट तो सेम ही रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे चेंजेस हो रहा था। तो क्या हुआ कि अगर हम रिएक्ट का यूज करें, रिएक्ट भी इंटरनली ये यूज करता, जो डोम मैनिपुलेशन होता है, डोम के बारे में बता ही रखे हैं क्या होता है नहीं होता। जो डोम मैनिपुलेशन होता है, तो डोम मैनिपुलेशन में क्या होता है कि रिएक्ट क्या हैंडल करता है कि कंपोनेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देता है। हर एक चीज के लिए हम अलग अलग, जैसे तुम यूट्यूब से फेसबुक, इंस्टाग्राम या फ्लिपकार्ट किसी पर भी देखोगे, तो क्या पूरा कंटेंट चेंज होता है? चाहे तुम लॉगिन करो, हम लॉगिन करें, पूरा कंटेंट चेंज होता है? नहीं, उसका कुछ पार्ट ही चेंजेस होता है। हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं तो कुछ पार्ट चेंज होता है, तो कुछ पार्ट चेंज होना है तो उसके लिए पूरा नया क्यों करना है? बस उसी पार्ट को हम लोग चेंज करते हैं ना। और इसी के लिए तो रिएक्ट आया, क्या बोल रहा है कि जितना जरूरत हो तो उतना ही चेंज कीजिए ना। इतना ही चेंज करके अगर हमारा काम हो जाए तो काम हो जाता है, फिर क्यों पूरा चेंज करने की जरूरत है? और पूरा कोड लिखने का जरूरत क्या है? तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या क्या, वो जो कंपोनेंट तोड़े, और जितना कंपोनेंट्स हमें चेंज करना उतना चेंज कर करके काम करते जाओ ना। वही चीज तो हम लास्ट लाइन में लिखे हुए थे। क्या करता है, तो जितना रिक्वायरमेंट्स होगा उतना ही चेंज करेगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये वाली लाइन जो लिखे थे, ठीक है। ओनली द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स आर री-रेंडर्स। री-रेंडर्स का क्या मीनिंग है अभी समझा दिए थे उस कोड्स के थ्रू। री-रेंडर मतलब क्या, पुराने वाले को हटाओ, नए वाले को ऐड करो, और उतना ही हटाओ उतना ही ऐड करो जितना रिक्वायरमेंट्स है। मिनिमम नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस, बहुत कम ऑपरेशंस कर रहे थे, बिल्कुल। और जो बाकी के रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो सेम रहता था। तो क्या रिएक्ट के थ्रू हमारा एप्लीकेशन मैनेजमेंट बेटर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अगर यही काम अभी हम लोग करते HTML CSS के थ्रू, तो शायद हमको एक पूरा कोड इसी अलग अलग लिखना पड़ जाता, मुश्किल हो जाता। बट रिएक्ट के थ्रू हम क्या किए, अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़े, और अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ने से फायदा ये हुआ कि जितना जरूरत है उतना को रिमूव किए, फिर ऐड कर लिए। री-रेंडर में यही तो कर रहे थे, वही काम करने वाले। क्लियर हुआ? रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक JS का लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग डोम मैनिपुलेशन बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और इसको यूज हम मेनली करेंगे UI डिजाइन करने के लिए। किसके लिए? यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। वैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसका यूज हम लोग UI डिजाइन करने के लिए ही कर रहे थे। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम? आज तो इतना ही रहेगा, अब इसके आगे अगले क्लास में देखना। रिकॉर्डिंग बंद कर देना।